दोस्तों, गुलामगिरी पुस्तक महात्मा ज्योतिराव फूले जी का पुस्तक है दोस्तों। और इसमें परिच्छेद 13 परिच्छेद नंबर 13 तहसीलदार, कलेक्टर, रेवेन्यू, जज और इंजीनियर विभाग के ब्राह्मण कर्मचारी आदि के संबंध में है दोस्तों। गोंडीबा इसका मतलब यह हुआ कि ब्राह्मण लोग मालदार आदि होने की वजह से कुछ अनपढ़ अज्ञानी शूद्रों को नुकसान पहुंचाते हैं। ज्योतिराव, आज तक जो भी ब्राह्मण मालदार हुए हैं उनमें से कई मालदार अपनी घटिया करतूतों की वजह से सरकार की नज़र में अपराधी सिद्ध हुए हैं और सजा पाने के काबिल हुए हैं। वे ब्राह्मण मालदार अपना काम करते समय इतनी दुष्टता से बर्ताव करते थे और गरीब लोगों पर अपनी अमानवीय जुल्म करते थे कि उन दास्तानों का एक ग्रंथ लिखा जा सकता है। फिर वही गरीबों के प्रति हमदर्दी, अपनापन कौन दिखाएगा? अरे, ये कुलकर्णी लोग काबिलियत का प्रमाण पत्र देते समय अपना चक्कर चलाते होंगे या नहीं? उसी प्रकार इस शहर की म्यूनिसिपैलिटी किसी मकान मालिक को उसके पुराने मकान की जगह पर नया घर बनाने की तब तक अनुमति नहीं देती जब तक ब्राह्मण मालदार द्वारा उस नगर के कुलकर्णी का अप्रियाय देख नहीं लेते। फिर उस जगह के संबंध में कुलकर्णी का अभिप्राय आवश्यक और सच है, यह कैसे माना जाए? इन तमाम बातों से इस तरह की शंका पैदा होती है कि ब्राह्मण मालदारों ने अपनी जाति के कलम कसाईयों का कुछ हित होना चाहिए, इसलिए उन्होंने इस व्यवस्था को बरकरार रखा होगा। इससे तुम ही सोच कर देखो कि जहां यूरोपियन लोगों की बस्तियों के करीब पूना जैसे शहर में ब्राह्मण मालदार यदि इस प्रकार की हरकत से अपनी जाति के कलम कसाईयों की रोटी पकाते, तब गांव खेड़ों में उनका कितना जबरदस्त जुल्म रहा होगा। यदि इस बात को हम लोग माने, तब हम अधिकांश देहातों के अज्ञानी अनपढ़ शूद्रों के समूह अपने बगल में अपनी कपड़े लत्ते दबाकर ब्राह्मण कर्मचारियों के नाम से चिल्लाते हुए घूमते दिखाई देते हैं। क्या यह सब झूठ है? इन्हीं लोगों में से कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण कुलकर्णी की वजह से ही ब्राह्मण मालदार ने मेरी अर्जी समय पर स्वीकार ही नहीं की, इसलिए प्रतिवादी ने मेरे पक्ष के सभी गवाह बदल दिए और मेरी ही जमानत करवाई गई। कुछ लोग कहते हैं कि ब्राह्मण मालदार ने मेरी अर्जी ले ली और कुछ समय के लिए उसने मेरी अर्जी को अंदर ही अंदर दबाकर रख दिया और मेरे प्रतिवादी की अर्जी दूसरे दिन लेकर उसकी ओर से मेरे चल रहे काम से मुझे उजाड़ दिया, यानी मुझे मुकदमे में हार का मुंह देखना पड़ा और इस तरह उसने मुझे भिखारी बना दिया। कोई कहता है कि ब्राह्मण मालदार ने मैं जैसा बोल रहा था उस प्रकार से जबानी लिखी ही नहीं,
कोई कहता है कि मेरे प्रतिवादी ने ब्राह्मण मालदार की सलाह पर मेरे अच्छी तरह चल रहे काम को बंद करवा दिया और उसके मेरे खेत में अपना हल जोतने का काम शुरू करते ही मैं उस ब्राह्मण मालदार के पास जा पहुंचा और मैंने उसकी बड़ी नम्रता से भूमि को छू कर के प्रणाम किया और उससे एक शब्द भी न बोलते हुए मैंने हाँ, ब्राह्मण मालदार ने मेरे जैसा बोल रहा था उस प्रकार से जबानी लिखी गई नहीं। कोई कहता है कि मेरे प्रतिवादी ने ब्राह्मण मालदार की सलाह पर मेरे अच्छी तरह चल रहे काम को बंद करवा दिया और उसके मेरे खेत के ने अपना हल जोतने का काम शुरू करते ही मैं उस ब्राह्मण मालदार के पास जा पहुंचा और मैंने उसको बड़ी विनम्रता से भूमि को छू कर के प्रणाम किया और उससे एक शब्द भी नहीं बोलते हुए मैंने केवल उसके हाथ में अर्जी दे दी और मैं तुरंत 4-5 कदम पीछे हट गया। मैं उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर बड़े ही दीन दुखी भाव से कांपते हुए खड़ा रहा। फिर कुछ ही देर में उस दुष्ट ने मेरी और ऊपर नीचे देखकर झट से उस अर्जी को मेरी ओर फेंक दिया और यह कारण दिखाकर कि मैंने कोर्ट का अपमान किया है, उसने मुझे ही दंडित किया। लेकिन उस दंड राशि को देने की मेरी क्षमता नहीं होने की वजह से मुझे कुछ दिन के लिए जेल में बंद रहना पड़ा। इधर प्रतिवादी ने बोने के लिए तैयार किए हुए मेरे खेत में अनाज बोकर उस खेत को अपने अधिकार में ले लिया, जिसकी वजह से मैंने बाद में कलेक्टर साहब को 2-3 अर्जी दी और उनको हर बात से सूचित किया। लेकिन मेरी सभी अर्जियां वहाँ की ब्राह्मण क्लर्क ने कहाँ दबा कर रख दी, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कोई कहता है कि ब्राह्मण क्लर्क ने मेरी अर्जी कलेक्टर को पढ़कर दिखाते समय वहाँ की मुख्य बातों को हटाकर उसकी जगह पर ब्राह्मण मालदार द्वारा दिया हुआ कागज जस का तस रखवा दिया। कोई कहता है कि मेरी अर्जी के आधार पर कलेक्टर ने मौखिक रूप से जो बातें लिखने के लिए उस ब्राह्मण क्लर्क को कहा था, उसने कलेक्टर के बताए आदेश के विरुद्ध ऑर्डर लिखा, लेकिन उस ऑर्डर को कलेक्टर के सामने पढ़ते समय उसने कलेक्टर के बताए अनुसार ही बराबर पढ़कर सुना दिया और फिर उस पत्र पर उसके हस्ताक्षर करवा लिए। जब मैंने मालदार के द्वारा वह कागज प्राप्त हुआ, तब उस पत्र में को देखकर मैं अपने माथे पर हाथ रखकर ही रह गया और मैंने मन ही मन कहा कि ये ब्राह्मण कर्मचारी अपना लक्ष्य पूरा किए बगैर चुप नहीं रह सकते। कोई कहता है कोई कहता है कि जब मेरी कलेक्टर साहब के पास कुछ भी सुनवाई नहीं हुई, तब मैंने रेवेन्यू साहब के पास 2-3 अर्जी भेज दी। बाद में कलेक्टर के ब्राह्मण कर्मचारी ने मेरे सभी कागजात घुमा फिरा कर कलेक्टर साहब को पढ़कर सुना दिए और यह कहकर कि मैं बड़ा शिकायतखोर आदमी हूँ। उन्होंने मेरी अर्जी के पिछले पन्ने पर उस कलेक्टर से अभिप्राय लिखवाकर रेवेन्यू साहब को गलत जानकारी दी। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं।
कोई कहता है कि जज साहब ने मेरा केस शुरू होते ही और उसके अटॉर्नी अटॉर्नी द्वारा बीच में ही मुंह मारने की वजह से जज साहब कहने लगा, चुप रहो, बीच में मत बोलो। बाद में उसने स्वयं ही मेरे सभी कागजात पढ़ लिए, लेकिन उन कागजातों को वह बेचारा क्या करेगा, क्योंकि पहले ही कलेक्टर कचहरी के सभी कागजातों को वह बेचारा क्या करेगा, क्योंकि पहले ही कलेक्टर साहब कचहरी के सभी ब्राह्मण कर्मचारियों ने कुलकर्णियों की सूचना के अनुसार मेरे पूरे केस का स्वरूप ही बदल दिया था, और कहता है कि आज तक सभी ब्राह्मण कर्मचारियों के घर भरते भरते हमारे घर बर्बाद हो गए हैं। हमारे खेत नीलाम किए गए, हमारी जमीन गई, हमारा अनाज गया, हमारा अनाज से भरा बारदाना लुट गया। अंत में हम सब लोग भूख और प्यास से मरने लगे। तब मेरे भाइयों ने गारा मिट्टी का काम खोजा और वे सभी सड़क के काम पर टोकरियां ढोने के लिए जाने लगे। वहाँ भी सभी ब्राह्मण कर्मचारी किसी काम को हाथ नहीं लगाते थे, केवल हर दिन सुबह और शाम को एक बार काम पर जाकर हाजिरी लेते थे। बाद में किसी की घटिया मराठी अखबार में अंग्रेज सरकार या उनके धर्म की आलोचना नुक्ताचीनी की गई हो, उसका मतलब जाते जाते इन अज्ञानी अनपढ़ शूद्र मजदूरों को समझाया करते और बाद में अपने घर लौट जाते। और सरकार भी ऐसे घटिया लोगों को मेहनत करने वाले मजदूरों से भी ज़्यादा डबल तनख्वाह देती है। फिर भी किसी मजदूर ने तनख्वाह मजदूरी लेने के बाद उस ब्राह्मण कर्मचारी के हाथ पर कुछ रुपया पैसा रख दिया, तब तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि उसने उसके हाथ पर कुछ भी रुपया पैसा न दिया तो उसकी खैर नहीं। वह ब्राह्मण कर्मचारी दूसरे दिन से ही अपने से बड़े साहब को उस मजदूर के बारे में गलत बातें बताकर भड़काया जाता, और कोई ब्राह्मण कर्मचारी कहता कि उस आम की डालियां तोड़कर शाम को मेरे घर पर डाल देना। कोई ब्राह्मण कर्मचारी कहता कि मुझे कुछ पत्ते लाकर देना। कोई कहता कि आज रात को मैं गांव में उस लेने देने करने वाली विधवा के घर में नाश्ता पानी करने के लिए जाने वाला हूँ, इसलिए तू अपना खाना खाने के बाद मेरे यहाँ जाकर वहीं सो जाना, लेकिन दूसरे दिन काम पर जाने के लिए भूलना नहीं, क्योंकि कल शाम को बड़े इंजीनियर साहब यहाँ अपना काम देखने के लिए आने वाले हैं। इस प्रकार की खबर राव साहब ने लिखकर भेजी है। इस तरह से उनको ब्राह्मण द्वारा अंदर ही अंदर जो परेशानियां भोगनी पड़ती है, उसके बारे में मुझे मेरे भाई उनके घर जाने पर बताते रहते हैं और आंखों से आंसू बहाते रहते हैं। ये लोग अपने आप को सभी वर्णों के गुरु समझते हैं, इसलिए उन्होंने किसी भी तरह का बर्ताव किया करे, फिर भी शूद्रों को उनको एक भी शब्द नहीं कहना चाहिए। शूद्रों को उनकी नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए, यह अधिकार उनको नहीं है, यही अपने धर्मशास्त्रों का कहना है। इसके अलावा इंजीनियर के सभी ब्राह्मण कर्मचारी की दादागिरी के बारे में ठेकेदार लोग इतना कह कुछ बताते हैं कि उस पर एक स्वतंत्र पुस्तक लिखी जा सकती है। इसलिए इस बात को
कुछ एक दे बस बस। उस पर एक स्वतंत्र पुस्तक लिखी जा सकती है, इसलिए इस बात को मैं यही समाप्त कर देता हूँ। तात्पर्य ऊपर लिखी गई तमाम दलीलों में जो भी आपको सच लगे उसके बारे में गंभीर रूप से सोचना चाहिए और उसका पूरी तरह से बंदोबस्त भी करना चाहिए तथा उन तमाम कुरीतियों को जड़ मूल से सामाजिक जीवन से समाप्त कर देना चाहिए। यही हमारी सरकार का धर्म है दोस्तों। अच्छा लिखा है। और दोस्तों, गुलामगिरी पुस्तक महात्मा ज्योतिराव फूले जी का और दोस्तों 13वां सर्ग था आज, जो कि कल 13वां सर्ग में था। तहसीलदार, कलेक्टर, रेवेन्यू, जज और इंजीनियर विभाग के ब्राह्मण कर्मचारी आदि के संबंध में दोस्तों गुलामगिरी से। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है और जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों, हौसला बढ़ाते रहिए। हाँ।